फ्रेंड, आप लोगों के लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम जेएच है। आप लोग देख सकते हो। जेएच का फुल अगर नेम बोला जाए तो जीसू हुसैन होता है। और आज हम लोग ये समझेंगे तो जेएच होता क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, कितने स्टेप होते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं और हम आप लोगों को बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द जेएच पिलर। तो हम जेएच के बारे में देख सकते हैं, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पिलर इन द टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। टीपीएम क्या है, इसके बारे में हम आगे आप लोग को एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी तक आप लोग ये समझो कि टीपीएम होता क्या है। तो इसका फुल नेम अगर बोला जाए तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। इसके टोटल 8 पिलर होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी उसी में का एक टॉपिक है जिसका नाम जेएच है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जेएच क्या होता है, तो इसका मेन एम क्या होता है जेएच का, टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द ऑपरेटर। आई ऑपरेट यू मेंटेन टू आई ऑपरेट आई मेंटेन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर अगर वो बोलता है या उसके माइंड में ये सेट है कि आई ऑपरेट यू मेंटेन, उसको हम लोग को चेंज करके बोलना है आई ऑपरेट आई मेंटेन। मतलब हम जो काम करेंगे, जिस स्टेज पे काम करेंगे, उसको खुद हम काम करेंगे और उसको मेंटेन भी हम ही रखेंगे। उसको मेंटेन करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर हम जेएच टाइम पे करते हैं तो उसके क्या क्या गोल हो सकते हैं, क्या क्या उसके इफेक्टिवनेस हो सकते हैं। तो टू अचीव द जीरो एक्सीडेंट, जीरो इफेक्ट डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो वेस्ट। अगर ये सब हम लोग काम करते हैं, जेएच करते हैं, तो इसके लिए हम लोग का जीरो ब्रेकडाउन होगा, वेस्ट होगा, डिफेक्ट होगा। तो जेएच करना चाहिए। जेएच कैसे करते हैं वो डेली बेसिस पे हमको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो आगे बढ़ेंगे, और उसको हम लोग को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग देना चाहिए। उस टाइप हम लोग जेएच कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन मेंटेनेंस। ये एक रूटीन मेंटेनेंस है। फॉर क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन इन द हैंड ऑफ द ऑपरेटर। ये जितने भी काम किए जाते हैं ये सब का सब ऑपरेटर करता है। क्लीनिंग हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। इसके पॉलिसी क्या होते हैं, अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, फ्लेक्सिबल ऑपरेटर टू ऑपरेट एंड मेंटेन अदर इक्विपमेंट, एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट एट द सोर्स थ्रू एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, स्टेप वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेएच एक्टिविटी। ये इसके पॉलिसी होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसका अप्रोच कैसे होता है, इसका अप्रोच क्या होता है, आप लोग जानते होंगे पीडीसीएस साइकिल, प्लान डू चेक एंड एक्ट। इस कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग जेएच का भी काम करते हैं। उसमें प्लान करते हैं, फिर डू चेक एंड एक्ट करते हैं। इसके मेन टूल क्या होते हैं जिससे हम लोगों को ऑपरेटर को जेएच करने में सहायता मिले, उसको जल्दी समझ में आए। तो उसके 3 टूल होते हैं। एक तो एक्टिविटी बोर्ड, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको डेली डिस्प्ले कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं एक्टिविटी बोर्ड पे। तो इतने हमारे लाइन है, उस लाइन पे इतने इतने सारे मशीन है जिसके जेएच करने चाहिए, तो वो एक्टिविटी बोर्ड पे हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे ऑपरेटर को अवेयरनेस बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग मीटिंग टाइम टाइम पे ले सकते हैं, जिससे ऑपरेटर का अवेयरनेस बनेगा। और नहीं तो 1 पॉइंट लेसन लगा सकते हैं, जिसको ओपीएल के नाम से आप लोग जानते होंगे। ऑपरेटर जिस स्टेज पे काम कर रहा है उसके इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं हम लोग, जिससे उसको समझ में आएगा। वो हम लोग के 4 इक्विपमेंट होते हैं रिलेटेड टू स्किल फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर के वो क्या क्या ऑपरेटर को होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, जिससे ऑपरेटर जेएच अच्छी तरह लेकर पाएगा। तो फर्स्ट आता है एबिलिटी टू डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटी। मतलब हमारे मशीन में जो भी एबनॉर्मल हो रहा है उसको डिटेक्ट करने का एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। किसके अंदर, ऑपरेटर के अंदर। एबिलिटी टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटी एंड रीस्टोर द फंक्शनिंग। जो एबनॉर्मल हमें मिला है उसको करेक्ट करने का भी एबिलिटी होना चाहिए। फिर हम लोग रीस्टोर करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू सेट ऑप्टिमम इक्विपमेंट कंडीशन, उसका जो भी कंडीशन, जो भी हम लोग के इस वर्क इंस्ट्रक्शन में या आईपीओ में दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करने आने चाहिए। तो कितने पैरामीटर दिए गए हैं, क्या सेट करना है। एबिलिटी टू मेंटेन द ऑप्टिकल इक्विपमेंट, और जो भी सेट किया है उसको मेंटेन कैसे करते हैं वो भी उसको चाहिए। अब जेएच के, हमने आपको बोला था जेएच के 7 स्टेप होते हैं, जिसमें हम लोग 7 स्टेप में ये समझेंगे तो जेएच स्टार्टिंग कैसे करते हैं और एंडिंग कैसे करते हैं और क्यों कब कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आता है क्लीन एंड इंस्पेक्ट। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, एलिमिनेट ऑल सोर्सेस ऑफ डस्ट एंड ग्रीन ऑन द मशीन, लुब्रिकेट एंड टाइटनिंग बोल्ट। जो भी हमारे मशीन है, जो भी हमारे स्टेज है, वहां पे अगर कोई भी आपका डस्ट पड़ा हुआ है तो उसको हमको क्लीन करना चाहिए स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट। थिंक टू केयर व्हाइल क्लीनिंग, जब भी हम क्लीनिंग अगर कर रहे हैं तो क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, ऑयल लीकेज है क्या, लूज वायर है क्या, अनफास्टेंड बोल्ट है क्या, नट है क्या, वियर आउट कुछ पार्ट है क्या, ये सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए जब हमको क्लीनिंग या स्टेज का जेएच कर रहे हैं तब। आफ्टर क्लीनिंग प्रॉब्लम आर्किटराइज एंड सब सुटेबल टैग, उसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को प्रॉब्लम जितने भी हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें टैग डालना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लू टैग एंड रेड टैग। ब्लू टैग उसके लिए यूज किया जाता है, रिपेयर कैन बी मेड बाय ऑपरेटर, जो काम
जो प्रॉब्लम निकाला गया है वो अगर ऑपरेटर उसको ठीक कर सकता है तो उसको ब्लू टैग डालेगा और उसको ओके करके लाइन को स्टार्ट कर सकता है, अपने स्टेज को स्टार्ट कर सकता है। अगर उससे होने लायक नहीं है वो काम, उसके लिए वो रेड टैग डाल के मेंटेनेंस स्टाफ को बोल देगा। और ये सब काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें जो भी टैग डाले हैं उसको एक टैग रजिस्टर में मेंशन करना चाहिए। फाइनली क्लोज द ओपन पार्ट ऑफ द मशीन एंड रन द मशीन। जो भी हम मशीन में क्लीनिंग वगैरह किए हैं उसको फाइनली सभी बॉक्स को हमें क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के बाद हमें मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। ये सब क्लीन एंड इंस्पेक्ट एरिया। अगर सेकंड बोला जाए तो सेकंड में क्या है मेरा, इलिमिनेट द प्रॉब्लम सोर्स एंड इनएक्सेबल एरिया। ये क्या होता है, एस्टेब्लिश द टाइम टारगेट फॉर क्लीनिंग। एस्टेब्लिश द क्लीनिंग, इसमें हम लोग को कोई भी क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे करेंगे, नहीं। उसके लिए टाइम एक हमको टारगेट डिसाइड करना चाहिए, स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, टेंटेटिव स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, कितने मिनट में होने चाहिए। उसके लिए इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी फॉर द क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। जो भी हमारा जहाँ पे क्लीनिंग करना है या जहाँ पे लुब्रिकेशन होता है वहां तक उस ऑपरेटर का हाथ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मेक ऐसा इक्विपमेंट वहां रखना चाहिए हम लोग को जिससे वो क्लीन एंड इंस्पेक्ट आसानी से कर सके। मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ डस्ट एंड ग्रीन। जो भी डस्ट है वहां पे या वहां पे पड़ते हैं या आते हैं तो उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहें तो वहां पे ग्लास लगा सकते हैं, उस एरिया को कवर कर सकते हैं, उस टाइप का करके हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इंस्टॉल द इंस्पेक्शन विंडो। जो भी विंडो है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए होना चाहिए। इंस्टॉल द मोर ऑयली गेज। ऑयल का जो भी गेज है उसको हमको इंस्टॉल ज्यादा करना चाहिए। सिंपली द वायरिंग एंड पाइपिंग लेआउट। जो भी पाइपिंग या वायरिंग का लेआउट है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए क्योंकि ऑपरेटर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिट इजी, मेक इट इजियर टू रिप्लेस द पार्ट। जो भी पार्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए आसानी हो ऐसा हमको पार्ट लगाना चाहिए। ये सब ऑपरेटर के लिए है। तीसरा पॉइंट अगर हम ले तो तीसरा स्टेप है अपना ड्रॉप क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन स्टैंडर्ड। जो भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं या लुब्रिकेशन नहीं होने चाहिए, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेवलप पीरियोडिकली शेड्यूल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। जो भी हम काम कर रहे हैं क्लीनिंग या लुब्रिकेशन उसके लिए पीरियड एक डिफाइन करना चाहिए, तो कब कब करना चाहिए, कितने दिनों के बाद करना चाहिए। एक हम लोग को शेड्यूल डिफाइन करना चाहिए। क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन, व्हेन, व्हाट एंड हाउ, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो। आइडेंटिफाई द लुब्रिकेटिंग पॉइंट एंड सरफेस। उसको लुब्रिकेशन के लिए पॉइंट या सरफेस हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेट क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन इसके लिए हमको स्टैंडर्ड डिफाइन या बनाना चाहिए जो ऑपरेटर को हम अवेयरनेस दे सकें। अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो आता है कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी जनरल इंस्पेक्शन किए जाते हैं उसमें ऑपरेटर को क्या हम समझा सकते हैं। जैसे ट्रेन ऑपरेटर इन स्किल लाइक न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, ड्राइव, बोल्ट, नट एंड सेफ्टी, ये सब उसको पता होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द टेक्निकल स्किल ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का हमें टेक्निकल स्किल भी इम्प्रूव करना चाहिए। टू यूज द इंस्पेक्शन मैनुअली करेक्ट। अगर इंस्पेक्शन करने के लिए अगर उसको हम वर्नियर दे दें तो उसको टाइम लगेगा। वो अगर स्टेज पे काम कर रहा है तो काम पे भी नहीं, काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको ऐसा कुछ मैनुअली उसको सिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा या गेज प्रोवाइड करना जिससे वो मैनुअली चेक कर पाए जल्दी। आफ्टर एक्वायरिंग द न्यू नॉलेज ऑपरेटर शुड शेयर देम विथ। अगर अगर ऑपरेटर को अच्छी तरह हम सिखा दें तो वो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या सिखाए क्या नहीं, उसको न्यू नॉलेज भी बताना चाहिए। जैसे हमको 1 पॉइंट लेसन डिस्प्ले करना चाहिए। न्यू टेक्निकल नॉलेज उसको होना चाहिए। ऑपरेटर वेल अवेयर ऑफ द मशीन पार्ट। जब भी मशीन पार्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टिंग ओवरऑल इंस्पेक्शन एडुकेशन। जो भी एडुकेशन होते हैं, जो भी इंस्पेक्शन होते हैं उसके लिए हमें उसको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। पांचवा अगर स्टेप की बात करें तो वो आता है कंडक्ट ऑटोनोमस इंस्पेक्शन। ऑटोनोमस इंस्पेक्शन के बारे में क्या क्या है वो हम लोग को एक बार देखना चाहिए। प्रिपेयर स्टैंडर्ड चेक शीट फॉर ऑटोनोमस इंस्पेक्शन। डिफाइन ऑटोनोमस चार्ट शेड्यूल फॉर ईच ऑपरेटर। सभी ऑपरेटर को डिफाइन करना चाहिए चार्ट शेड्यूल के बारे में हमें। उसके क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन के लिए न्यू न्यू। उसके बाद रिव्यू द आइटम मेथड एंड टाइम स्टैंडर्ड फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन, ये सब हमें बताना चाहिए उसे। चेक टू सी इफ द इंस्पेक्शन स्किल लेवल कैन बी राइज। अगर उसके इंस्पेक्शन करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसे इंस्पेक्शन करने की मेथड बताना चाहिए। मेक श्योर ऑटोनोमस इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट करेक्टली बाय द ऑल द ऑपरेटर। जो भी है सभी ऑपरेटर को पता होना चाहिए। इंक्लूड गुड क्वालिटी मशीन पार्ट टू अवॉइड द डिफेक्ट ड्यू टू पुअर ऑटोनोमस मेंटेनेंस। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीन अप एंड इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर ऑपरेटर मेरा सीख जाता है अच्छे तरह ले तो उसका क्लीनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है हमने जो डिफाइन किया था वो कम भी कर सकते हैं। लेकिन वो स्किल L1, L2, L3, L4 ये 4 कैटेगरी जो होते हैं स्किल ऑपरेटर के, उसके ऊपर हम लोग को डिफाइन करना चाहिए। तो कौन सा किस टाइप का ऑपरेटर है तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर 6 नंबर स्टेप की बात करें तो वह स्टेप आता है स्टैंडर्डाइज द थ्रू विजुअल वर्क प्लेस मैनेजमेंट। जो भी वर्क प्लेस है हमारा वहाँ का विजुअलाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज एंड विजुअलाइज मैनेज ऑल द वर्क प्रोसेस, जैसे क्लीनिंग,
lubrication inspection, shop floor, material flow, data recording method, tool and die management standard. जो भी वहाँ पे 5S गुड हाउस कीपिंग एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। एवरी ऑपरेटर कंसिस्टेंटली फॉलो द वर्क इंस्ट्रक्शन, जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ऑपरेटर को फॉलो करना चाहिए। अगर सेवेंथ स्टेप एंड लास्ट स्टेप की बात करें तो इम्प्लीमेंट ऑटोनोमस इक्विपमेंट मैनेजमेंट है। डेवलप द कंपनी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी कंपनी का हमारा पॉलिसी है या ऑब्जेक्टिव है उसको हमको डेवलप करना चाहिए। ऑटोनोमस करने से, ऑटोनोमस मेंटेनेंस करने से या जेएच करने से हमको उसमें फायदे मिलेंगे कि रिलीवन एमटीबीएफ डाटा, ये हमें मेंटेनेंस में सिखाए जाते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोग को बना देंगे, एमटीबीएफ क्या होता है। एनालाइज इट एंड यूज इट टू इम्प्रूव द इक्विपमेंट, ये मेंटेनेंस के रिलेटेड पॉइंट है। इसमें हम लोग एनालाइज करने का एक कॉन्सेप्ट है, टूल है जिसके बारे में ये हमको बताता है तो हमें किस पे पहले काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेक इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी पार्ट फॉर एवरीडे प्रैक्टिस, जो भी है वो काइजन हमें करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पीडीसीए साइकिल जो है उसको काइजन एक्टिविटी में हमें यूज करना चाहिए। वही ये प्रोडक्शन का एक इफिशियंसी निकालने का कॉन्सेप्ट है जो हम आपको एक वीडियो बना के समझा देंगे। अदर टीपीएम टारगेट आर अचीव बाय द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू द काइजन सीटी, ये जो भी थे हमारे 7 स्टेप थे। ओवरऑल बोलेंगे जेएच क्या है तो ये हमें एक चेकशीट है, इसमें हम चेकशीट भी आपको एक समझाए हुए हैं जिसमें दिए हुए हैं इस टाइप का एक नॉर्मल हम चेकशीट बताए हुए हैं, जो चेकशीट आप बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर को दे सकते हैं और इसमें डेट वाइज वो ये काम किया या नहीं किया उसको टिक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आप लोग देख भी सकते हो तो हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू। इफ एनी क्यूरी प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, अगर आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।